Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor Neeti Doshi और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. जी हाँ, हमने बच्चों बिजनेस लॉ शुरू किया था. हमने मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया था. हमने मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, बल्कि हम वो भी ख़त्म करने जा रहे हैं. बच्चों द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बच्चों ये लेक्चर इन कंटिन्यूएशन में है. हमने लास्ट लेक्चर में फॉरेन कंपनी के बारे में सीखा था, पढ़ा था. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई वुड एडवाइज़ यू कि पहले आप लेक्चर्स देखिए, पहले आप लेक्चर्स रिवाइज कीजिए. एंड लेट अस कंटिन्यू बच्चों फॉरेन कंपनी को कंटिन्यू करते हुए अंडर सेक्शन 381 सब सेक्शन 1, 2 एंड 3 ऑब्वियसली अंडर सेक्शन 381 बच्चों अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी बात करते हैं. अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, हमने फॉरेन कंपनी के बारे में इनिशियल डेफिनेशन और थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े थे. लास्ट लेक्चर में हमने वो पढ़ा था. कंटिन्यूएशन में देखते हैं अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी. अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन every calendar year. बच्चों what is calendar year? बच्चों January, first day of January till the last day of December is a calendar year. आपको इंडिया का फाइनेंशियल ईयर मालूम है? अगर आप जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. जी हाँ, ये हम जानते हैं. इंडिया का फाइनेंशियल ईयर हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं. इनफैक्ट हम पढ़ भी चुके हैं. आगे बढ़ेंगे. एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर. एवरी फॉरेन कंपनी, उसको एवरी कैलेंडर ईयर में क्या करना है देखिए. मेक आउट अ बैलेंस शीट and profit and loss account in such form containing such particulars and including or having annexed to attach thereto such documents as may be prescribed. Balance sheet and profit and loss account. फॉरेन कंपनी को कैलेंडर ईयर में, फॉरेन कंपनी को कैलेंडर ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट अटैच करके पर्टिकुलर्स उसमें होने चाहिए. एंड हैविंग अनेक्स्ड टू अटैच देयर टू अटैचमेंट देयर सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो लॉ कहता है उसमें अनेक्स्ड होने चाहिए, उसमें अटैच होने चाहिए. किसके साथ भैया? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ. एंड द सेकेंड पॉइंट, माय डियर व्यूअर्स, डिलीवर अ कॉपी ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार. जी हाँ, एवरी कैलेंडर ईयर, अंडरस्टैंड, एवरी कैलेंडर ईयर हमें ये चीज़ें, बैलेंस शीट होने दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होने दो, उसके अटैचमेंट्स होने दो, एनेक्स देयरटू होने दो, सच डॉक्यूमेंट्स एज मे प्रिस्क्राइब शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज. वो फॉरेन कंपनी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं. यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है ऑफ अ कैलेंडर ईयर फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास, फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास. सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी. समझने की कोशिश कीजिए बच्चों. मान लीजिए ये जो अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज. अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सबमिट करना होगा. पढ़ेंगे. इफ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनेक्स्ड और अटैच डॉक्यूमेंट्स इज नॉट, अगर ये चीज़ें नहीं है इंग्लिश भाषा में, इज नॉट in English language, there shall be annexed to it a certified translation thereof in English language. अगर इंग्लिश में नहीं है obviously certified translation आपको अटैच करना पड़ेगा. आगे बढ़ेंगे. my dear viewers. Notice of place of business as at balance sheet date to be delivered to the registrar along with the accounts. अकाउंट्स के साथ आप अकाउंट सबमिट करने ही वाले हो, बैलेंस शीट करने वाले हो, अटैचमेंट्स देने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिट करने वाले हो. ये चीज़ों के साथ प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में भी आपको बताना है. नोटिस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस एज एट द बैलेंस शीट डेट टू बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द अकाउंट्स. अकाउंट्स के साथ साथ आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है इसके बारे में भी आपको बताना है. एज ऑन दैट डेट, राइट. एवरी फॉरेन कंपनी shall along with its accounts, which is balance sheet and profit and loss account and annex or attached documents, a copy of list of prescribed forms of all places of business
established by the company in India as at the date with the reference which the balance sheet is made out. बैलेंस शीट के डेट के कंपैरिजन में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी के बारे में भी आपको बैलेंस शीट में यानी बताना है. अलॉन्ग विथ द अकाउंट्स प्लेस ऑफ बिजनेस का नोटिस भी जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. Central government may by notification direct that in the case of a foreign company the requirements shall not apply with modifications as may be specified in that notification. बच्चों नोटिफिकेशन पे गौर फरमाना है. जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी उस हिसाब से फॉरेन कंपनी को एक्शन लेना है. डिस्प्ले ऑफ नेम, दिस इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माय डियर व्यूअर्स, थोड़ा सा छोटा सा इसे एक स्टार मार्क कर दीजिए. डिस्प्ले ऑफ नेम एक्सेट्रा of foreign company under section 382. I want everyone to underline under section 382. क्या बोल रहे हैं? display of name of a foreign company. वो foreign company का जो place of business है, वो foreign company का जो place of business है, वहाँ पे वो लोकेशन में बच्चों पता होना चाहिए कि ये बिजनेस कौन सी कंपनी, यानी कंपनी का नाम क्या है, वो कहाँ से, वगैरह वगैरह इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन वन लोकल लैंग्वेज उधर लिखा होना चाहिए. इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एवरी फॉरेन कंपनी शाल अंडरस्टैंड, एवरी फॉरेन कंपनी शाल कॉन्शियसली exhibit outside of every office of or place where it carries on its business. हर ऑफिस या ऐसी जगह जहाँ पे फॉरेन कंपनी बिजनेस कर रही, उसके बाहर कॉन्शियसली एग्जिबिट करना है. उसका क्या एग्जिबिट करना है? द नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री इन विच इट वाज इनकॉर्पोरेटेड. वो कंपनी का नाम और वो देश जहाँ पे ये कंपनी बनाई गई है, ये दोनों चीज़ें उसके प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर लिखी होनी चाहिए. इन लेटर्स इजीली लेजिबल, पढ़ने को इजी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, लिखा ऐसा होना चाहिए. इन इंग्लिश ऑल्सो इन द कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश और वन ऑफ द लैंग्वेजेस इन द जनरल यूज इन द लोकेलिटी इन विच द ऑफिस और प्लेस इज सिचुएटेड. जी हाँ, इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज जो प्रेफर्ड होनी चाहिए उसमें लेजिबल होना चाहिए, यानी ईजिली रीडेबल होना चाहिए. जी हाँ बच्चों, cause the notice of the company and of the country in which the company is incorporated to be situated in legible English character. In legible English character समझ में आना चाहिए. In all the business letters, कहाँ पे business letters में नाम होना चाहिए कंपनी का. जी हाँ, बिल हेड्स पे नाम होना चाहिए. जी हाँ, लेटर पेपर्स पे होना चाहिए. एंड इन ऑल द नोटिसेस, सारे नोटिस पे एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द कंपनी अगर कोई पब्लिकेशन कर रही है, ऑफिशियली कंपनी क्या पब्लिकेशन कर रही है, उस पे भी ये कंपनी का नाम इंग्लिश में प्रॉपरली लिखा होना चाहिए. माय डियर व्यूअर्स, इंग्लिश में लिखा होना चाहिए. If the liability of the members of the company is limited cause notice of the fact, ये भी हमें easily समझ में आएगा बच्चों. Service on foreign company of process notes and other documents. underline कीजिए under section 383. I want everyone to underline under section 383. To whom documents should be addressed to? Documents should be addressed to any person whose name and address have been delivered to the registrar under section 380. बच्चों मान लीजिए किसी को कंपनी को कुछ नोटिस भेजना है, कोई लेटर भेजना है, कुछ भी डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आप सर्व किसको करोगे? वो पर्सन को जिसका नाम एंड एड्रेस आपने रजिस्ट्रार को सबमिट किया था इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, यानी 30 डेज के अंदर उसका बिजनेस सेट हो गया इंडिया में. 30 डेज के अंदर मालूम है उसको चीज़ें फाइल करनी थी. आपको लास्ट लेक्चर में ये मैंने डिटेल में समझाया था. बस उसी के हिसाब से उसी पर्सन को आपको ये सारी चीज़ें एड्रेस करनी है. इट मे बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड. जी हाँ बच्चों, आगे बढ़ेंगे. अंडर सेक्शन 384, अंडर सेक्शन 384 क्या कहता है? देखिए, एनुअल रिटर्न्स filed with the registrar. Under section 384, annual returns filed with the registrar.
annual returns filed with the registrar, books of accounts to be maintained. Books of accounts क्या है ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, accounts तो हम कितने सालों से पढ़ रहे हैं, जी हाँ. Books of accounts to be maintained by the company in relation to its business in India regarding receipts and payments, sales and purchases and assets and liabilities. जी हाँ, registration of charges. बच्चों ये books of accounts to be maintained by the company. कंपनी को तो maintain करनी ही है in relation to its business in India. उसका business in India कितना है, उसका books of accounts maintain करना है regarding receipts and payments, sales and purchases and assets and liabilities. बच्चों registration of charges ये थोड़ा सा important है, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा गौर फरमाइए. registration of charges. बच्चों जब भी viewers, जब भी आप कभी लोन लेने जाते हो, whenever you borrow money from anybody or any bank for that matter, you have to give a collateral. आपको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि भैया अगर मैंने लोन रीपेमेंट नहीं किया ना फ्यूचर में, अगर मैंने लोन रीपेमेंट नहीं किया फ्यूचर में, तो मेरा ये एसेट है ना, मेरा ये एसेट, ये तू बिंदास बेच के अपना पैसा रिकवर कर देना, बिंदास बेच के अपना पैसा रिकवर कर देना. इसे कोलैटरल कहते हैं और हमारे कंपनी लॉ में इसे चार्जेस क्रिएट करना कहते हैं. मान लीजिए कंपनी ने 1 करोड़ रुपीस का लोन बोरो किया है. ध्यान दीजिए बच्चों, मान लीजिए कंपनी ने 1 करोड़ रुपीस का लोन बोरो किया है और ये लोन के सामने सिक्योरिटी में कंपनी ने अपना एक एसेट गिरवी रखा है. कंपनी ने अपना एक एसेट गिरवी रखा है. इस प्रोसेस को हम क्रिएटिंग ऑफ चार्ज कहते हैं. इस प्रोसेस को हम क्रिएटिंग ऑफ चार्ज कहते हैं. शैल अप्लाई मुटाटिस मुटेंडिस with necessary changes. इसका मतलब होता है with necessary बच्चों changes. इसका मतलब क्या होता है, देखिए, shall apply mutatis and mutandis to charges on the property which are created or acquired by the foreign company. अगर foreign company भी कोई charges create कर रही है तो उसे भी उसका registration of charge करवाना पड़ेगा. mutatis mutandis का मतलब होता है with necessary changes. underline करके उधर लिखो with necessary changes. बच्चों inspection, inquiry and investigation. Inspection, inquiry and investigation shall apply, of course, mutandis with necessary changes to Indian businesses of a foreign company as they apply to company incorporated in India. जी हाँ, अगर बात inspection की हो रही है, बात inquiry की हो रही है और बात investigation की हो रही है, तो भैया foreign company में भी same चीज़ें applicable हो जाएगी. फॉरेन कंपनी में भी सेम चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगी. बच्चों फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देयर शैल बी पेड टू द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्टरिंग एनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. क्या पे करना है भैया, फीस पे करना है. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387. सेक्शन 387 बात करता है प्रोस्पेक्टस के बारे में. सेक्शन 387 बात करता है प्रोस्पेक्टस के बारे में. अब टेंशन मत लीजिए, अभी भी हमने इतना डिटेल में प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा है, बट आपको शॉर्ट में मैंने काफ़ी बार समझाया है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर आप कभी भी कि किसी जगह पे कुछ प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो या कुछ महंगी चीज़ खरीदने जाते हो, वहाँ के सेल्स पर्सन आपको प्रोस्पेक्टस में उस कंपनी उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें समझाते हैं, उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं. वैसे ही जब एक कंपनी शेयर्स इश्यू करने जा रही है, वैसे ही जब एक कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है तो उसे भी प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है. तो ये क्या बोलता है, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई फर्स्ट टू इश्यू टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी of a prospectus or a form application relating of the securities of the company, whether the applicant for securities will not have the right to renounce in favor of other persons. बराबर है बच्चों, ये section non applicable होगा अगर this section shall not apply to issue to existing members. अगर आप existing members या existing debenture holders of the company prospectus or a form of application relating to securities of the company, whether an applicant for the securities will not have the right to renounce in favor of other person. जी हाँ, उसको right नहीं है to renounce this favor in
in favor of other person, except in so far as it requires a prospectus to be dated. Prospectus पे date होनी चाहिए. To issue a prospectus relating to security which are to be in all respects uniform with securities previously issued, जैसे previously आपने securities issue की थी उसी के respect में होना चाहिए, and for the time being dealt in or quoted on a recognized stock exchange. बच्चों, dating and contents of a prospectus. Dating and contents of a prospectus. No person shall issue, circulate or distribute in India any prospectus for offering to subscribe for securities of a company incorporated or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed will not establish a place of business in India unless the prospectus is dated. Unless नहीं कर सकते, लेकिन जब तक वो dated ना हो और साइंड ना हो एंड कंटेन्स द पर्टिकुलर्स इन द फॉलोइंग मैनर. ये 3 चीज़ें होगी तो ही वो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है. सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन तो देनी ही है, वो फॉरेन कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो. अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है फॉरेन कंपनी तो उससे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करनी है, यानी उसके कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करनी है. प्रोविजंस एज टू इनकॉर्पोरेशन. प्रोविजंस एज टू इनकॉर्पोरेशन. एड्रेस वेयर कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट. एड्रेस देना है कि भैया हमारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ रखते हैं. डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी कभी बनाई गई. प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया. उस कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में कहाँ पे सिचुएटेड है. Provisions as to expert consent and allotment. Provisions as to experts consent and allotment के बारे में अब जो भी provision होता है उसके बारे में वहाँ लिखना है. allotment के बारे में हम फ्यूचर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों. allotment यानी जो भी शेयर होल्डर्स ने शेयर सब्सक्राइब किए, जो भी लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किए, अगर उनको शेयर मिलता है तो उनको अलॉटमेंट दिया गया है, अलॉटमेंट किया गया है ऐसे माना जाएगा. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 389. नो पर्सन शैल इशू, circulate or distribute prospectus. No person shall issue, circulate or distribute prospectus in India unless a certified copy by chairman and 2 directors of the company has been delivered to the रजिस्ट्रार. आप नहीं जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकते तब तक जब तक आपने यही प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास नहीं दिया, यानी जब तक आपने ये आरओसी को नहीं दिया तब तक आप ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. पनिशमेंट लास्ट बच्चों. पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चैप्टर 22 अंडर सेक्शन 392. देखिए मैं क्या बता रही हूँ. वेयर अ फॉरेन कंपनी फेल्स. अगर फॉरेन कंपनी ने गलती की टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, कुछ ना कुछ जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा. देखिए क्या है. द कंपनी शैल बी पनिशेबल. द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज. अंडरलाइन कीजिए, it shall not be less than 1 lakh rupees which may extend to, underline, 3 lakh rupees, and in case of continuing offense continuation में चली रहा है with an additional fine may extend to 50,000 rupees for every day during which the default continues. बच्चों 1 लाख था, मैक्सिमम 3 लाख था, और अगर रोज ये डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है तो भैया 50,000 पर डे भी लग सकता है. 50,000 रुपीज पर डे भी लग सकता है. एवरी ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल. वो फॉरेन कंपनी, ये तो जो डिफॉल्ट थे बच्चों ये जो बात कर रहा है कॉन्ट्रवेंशन, ये जो फाइन लग रहा है ये फाइन कंपनी पे लग रहा है, और ये जो है वो इंडिविजुअल ऑफिसर की बात कर रहे हैं. एवरी ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल. imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine
6 months और विथ फाइन, ओके, और फिर 6 months तक भी एक्सटेंड हो सकता है या उनको फाइन भी लग सकता है। ओके माय डियर व्यूअर्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हमने फॉरेन कंपनी कंसेप्ट भी ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप रोज़ पढ़ाई कर रहे हो, रोज़ रिवाइज कर रहे हो। दिस इज़ प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।